नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। कल हमने एक चर्चा की थी कि कैसे देश के बांटने वालों को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिलती और आज उन्हीं लोगों को लेकर एक वीडियो सामने आता है। उनके नाम पर ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ऐसी कंट्रोवर्शियल नारेबाजी की जाती है, जिसके बाद एक सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि जेएनयू में बार-बार इस तरह की बयानबाजी क्यों। दूसरा ये कि आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या क्या ये गलत इस्तेमाल नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में एक बार फिर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ की तरफ से आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारे के खिलाफ बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने प्रदर्शन की भाषा को अभद्र बताते हुए इसे अलगाववादी सोच करार दिया। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि ये विरोध करने का एक तरीका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग इसको लेकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन और नारेबाजी की असली सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। जो देश के बारे में गलत बात बोले, जो देश को बांटने की बात करे, जो देश को तोड़ने की बात करे, क्या उनको न्याय के कटघरे में लाना गलत है? चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ में खास मेहमान हैं। हमारे साथ में अनंत अमित है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आसिफ खान है, कांग्रेस लीडर, हाजी नाजिम खान जल्दी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संजय कृष्णा हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कृष्णा जी है हमारे साथ में, एडवोकेट धीरज सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, एहसान खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेश पाठक हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले आपके पास आते हुए ये किस तरह की बातें हो रही है? देखिए पूजा जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और ये महात्मा गांधी का देश है। सत्य और अहिंसा की बात यहाँ पे की जाती है और हमारे देश में अहिंसा और ऐसे जाति और धर्म में बांटने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। निश्चित तौर पे कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उन तमाम ऐसे दंगावीरों को एक मैसेज दिया है और हम वो स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और साथ ही जिस तरीके से जेएनयू के अंदर जो ये टुकड़े गैंग के लोग ने पुनः जो नाराबाजी की है माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के ऊपर, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे लोगों को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप अपने हद में रहिए। अगर आपको न्यायालय के आदेश का भी अगर पालन करना नहीं आता है तो सरकार उस पर भी काफी कठोर कदम उठाएगी। और तमाम ऐसे दंगावीरों को हम ये कहते हैं और पुनः कहना चाहते हैं कि आप अपनी हद में रहिए। आज 5 साल हुए हैं और आपको फिर न्यायालय ने यह भी कहा है कि आपको यदि जमानत के लिए जाना है तो 1 साल बाद आप नीचे के न्यायालय में जा सकते हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी की है, निश्चित तौर पे उन्होंने एक मैसेज दिया है समाज में कि अगर आप पुनः इस तरह के दंगा और देश में भड़काने वाली बात करेंगे, समाज को बांटने की काम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी सरकार कृत संकल्प है, ऐसे दंगावीरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पुनः हम कहना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की तरफ पढ़िए, समाज को एकजुट करने की बात करिए। समाज को तोड़ने की बात करेंगे तो ये 14 के बाद का भारत है। ये इस तरीके से जवाब आपको देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आपकी 7 जन्मे की रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन तमाम लोगों के जो ऐसे कार्रवाई करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी क्या देश की एकता से बढ़कर है? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 लोगों को मान लिया जमानत नहीं मिली और 5 लोगों को जमानत मिली भी तो है। वो क्यों नहीं दिखाई था लोगों को? क्या न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा ऐसे उठता चला जाएगा? कुछ साल पहले तक यही विपक्षी कहते थे नहीं सब ठीक है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। पर पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद न्यायपालिका पर से भी भरोसा इनका उठता जा रहा है। ये उस पर भी उंगली उठाने लग गए हैं। ये कहाँ तक जायज़ है पूजा जी, आप बताइए? जेएनयू में जो नारा लग रहा है कि कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो जेएनयू की धरती क्या हिंदुस्तान से बाहर कोई अलग दुनिया है या वो भी हिंदुस्तान के अंदर ही है? इस तरह के देश विरोधी गतिविधियां जो वहाँ होती है, न्यायपालिका के विरोध में आप नारे लगा रहे हैं, सरकार के विरोध में आप नारे लगा रहे हैं, इतनी छूट आपको कहाँ से मिल रही है? अगर ये सरकार सहनशील नहीं है तो आप इतनी खुले तरीके से कैसे कैसे आप नारा लगा पा रहे हैं और फ्रीली घूम रहे हैं? इतने लोग, वीडियो जो वायरल हुआ आपने देखा होगा, इतनी भीड़ है, वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ में ये कहा जा रहा है कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। जेएनयू की धरती है कहाँ? क्या हिंदुस्तान से बाहर है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या हिंदुस्तान के अंदर ही है? तो इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आती है कि देश के सरकार के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ आप इस तरह से नारा लगाते हैं? 2 लोगों को जमानत नहीं मिली तो न्यायपालिका ने कुछ देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट है वो, उससे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देख के उनकी जमानत नहीं दी होगी ना। 5 लोगों को जमानत मिली भी तो है, उसकी जश्न मना लो आप।
जो नहीं मिली उसके पीछे कुछ कारण होगा, और ये भी नहीं कहा कि कभी नहीं मिलेगी, कहा ये तय सीमा है, या तो 1 साल, या जो उनकी गवाहियां जो पेंडिंग चल रही है, गवाहियां एक बारी कंप्लीट हो जाए, वो अगर 1 साल से पहले होता है तो आप अब डिमांड कर सकते हैं। ये दोनों बातें आपको एक रियायत के तौर पे दी गई है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो आपको वेट करना चाहिए ना। इतना विरोध, इतना नारेबाजी और हर बात में सरकार को घेरने की कोशिश करना, ये बड़ा दुखद है। अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो कल देखा है हमने, निंदनीय है, शर्मनाक है, और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ से उपजा होता है, अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। और जो हमारी राष्ट्र की सबसे अच्छी संस्था है, शिक्षा संस्था है, ये हमारे देश का भविष्य नहीं हो सकता। जो छात्र देशद्रोही नारे और एक सरकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे जो लगाए जा रहे हैं, ये निंदनीय है। मैं मुसलमान, इस देश का मुसलमान, खासकर पसमानदा समाज की ओर से मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और सरकार से कहता हूँ कि ऐसी जो जन्म है उसको ना दिया जाए। ये भाषा पाकिस्तान की है, ये भाषा कराची में बोली जाती है, ये भाषा पाकिस्तान बोली जाती है। ये कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के छात्र हैं जो है पनप रहे हैं। इस विचारधारा को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये देश के लिए, सभी समाज के लिए, और मेरे कल आने वाले युवाओं के लिए ये घातक हो सकती है। ये युवा वीर नहीं है, ये हमारे उस श्रेणी में आते हैं जो इनको माफ़ नहीं कर सकते। ये देशद्रोह की श्रेणी है। और हमारे कांग्रेस के अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि दंगा वीर नहीं है सर, उनको वीर मत कहो, वो दंगा ही है। वो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे युवाओं के दुश्मन हैं, हमारे भाईचारे के दुश्मन हैं। और ये बात कांग्रेस की, 1984 में सिख दंगा हुआ था पूजा जी, कितनों को फांसी दी गई, 79 सिखों को मारा गया, बहन बेटियों के बलात्कार किए गए। शर्म है उस सरकार पर जो सिखों को भी कहा गया था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे कुछ लोग दब के मरते ही हैं। वो बात की बात है। आज दिल्ली नहीं, दुनिया पूछ रही है, हिंदुस्तान पूछ रहा है कि कांग्रेस किस मुंह से बात करती है। उन जेएनयू के छात्रों का समर्थन करती है जो देशद्रोह की बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं। ऐसी विचारधारा नहीं पनप सकती है। और मोदी जी और अमित शाह जी से मेरा निवेदन है, इस देश का मुसलमान कह रहा है अगर मेरी जान की कुर्बानी देनी पड़ी है तो टोपी वाला जान देगा। इस विचारधारा को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये कैंसर हमें डस जाएगा। हम पहले भी बंटवारे का तंज झेल चुके हैं इस कांग्रेस की मानसिकता से। इस मानसिकता को हमें खत्म करना होगा, नहीं तो हमारा भविष्य, हमारा भारत, हमारे युवा खतरे में है। ये सब फिर क्यों शुरू हो गया एक बार? पूजा जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, शुरू हुआ नहीं है ये जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो अर्बन नक्सल्स का समूह है, ये जेएनयू उसी को पैदा करती है। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का वो देते हैं, पैमाना देते हैं। अगर हमारे आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी की देता है लोगों को, तो वही 19(2) ये भी कहता है कि उसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं बार बार कल भी आपके चैनल पे कहा कि अगर देश में पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है तो देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, क्योंकि यही जेएनयू की धरती से अफजल वाले नारे लगे थे जब आतंकवादियों को फांसी दिया जाता है। मैं खुद वहां पे देखा था जेएनयू में कि कश्मीर के लिए वहां पे अलग, वहां पे इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल होता है जेएनयू में, वहां पे कश्मीर का अलग स्टॉल लगाया गया था और नारेबाजी करते थे। यही जेएनयू के जो टुकड़े टुकड़े गैंग अर्बन नक्सल्स हैं। ये एक मानसिकता है, ये सोची समझी साजिश के तहत भारत में इनको प्रश्रय दिया जाता है। और ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये एक्टिविज्म करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, कल 5 लोगों को उनकी भी संलिप्तता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्ट को अगर लगेगा कि इनको वापस बेल कैंसिल करके लाना चाहिए तो ये कैंसिल कभी भी हो सकती है उनकी बेल। लेकिन 2 लोगों को बेल नहीं दिया। क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर आपको याद होगा, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 8-8 साल तक इनको बेल नहीं मिली थी, तब क्या न्याय मर गया था? आखिर उन्होंने भी वेट किया ना न्याय का। न्याय के मंदिर में मिलता है, लेकिन बार बार जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का आप
सहारा लेके देश को तोड़ने की बात करते हैं और लोगों में ये आक्रोश आता है, लेकिन आम आदमी हम बोल के क्या कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स होगा, ऐसे लोगों को भी पनिश करना चाहिए जो अभिव्यक्ति की आजादी का बहाना लेके देश के खिलाफ काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जो अर्बन नक्सल्स का समूह है उसको खत्म करने के लिए कब हमारी सरकार कदम उठाएगी, या हमारी क्या कदम होना जुडिशियरी? चाहिए सरकार का? सरकार का कदम होना चाहिए कि इन अर्बन नक्सल्स को भी लाना चाहिए कानून के दायरे में। अभी एक भाई कह रहे थे कपिल मिश्रा पे क्यों नहीं एफआईआर कराया गया, अनुराग ठाकुर पे। अरे आप बैठे हो, आप देश के सबसे पुरानी पार्टी हो, आपका जब नेता एलओपी कहता है कि प्रधानमंत्री को डंडे से देश का युवा मारेगा, तो क्या वो भाषा असभ्य नहीं है? वो भाषा बहुत शिष्ट है क्या? आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी जब भी देश का पार्लियामेंट चलता रहता है, बाहर के देशों में चले जाते हैं और वहां पे कैसी बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। माननीय सरदार पटेल जी ने 500 से ऊपर रियासतों को इकट्ठा करके भारत का निर्माण कराया आजादी के बाद, और ये राहुल गांधी बाहर जाके क्या कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, ये तो राज्यों का समूह है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री अलग अलग है, उनको यूरोपियन काउंसिल कहा जाता है ना, तो इसका यह मतलब कि तमिलनाडु को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, क्योंकि इनकी रोटी अब गल नहीं रही है। ये अर्बन नक्सल्स को हमारे उच्च न्यायालय, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी, जैसा आपने कोर्ट में कहा है, इस बेल में बोला है कि बेल जो है उसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शन भी देखनी होती है। बाकी लोगों के पास जाते हुए सर आप भी आ गए हैं, जेएनयू की तस्वीरें देखिए एक बार फिर से कल वाली। नहीं बिल्कुल देखिए, तो क्या आया पहला ख्याल? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, वीसी हो गए, बाकी हो गए, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी संस्था में जो कि सरकार से फंड होती है, मैक्सिमम पैसा जो है वो भारत सरकार का है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो भारत सरकार देती है। आज से जो जेएनयू में जब वो टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे है, ऐसा क्या कारण है कि एक बार ये इंसिडेंट पहले हो चुका है, उसके बाद ये दोबारा बार बार क्यों रिपीट हो रहा है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों रिपीट हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी है। आज तक भी जो जेएनयू के जो पहला इंसिडेंट जेएनयू के अंदर जब हुआ था, उसके गुनहगारों को आज तक भी कोई सज़ा नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो कल का भी, ये जो 2 दिन पहले जो दिल्ली दंगे के अंदर जो जमानत हुई है, इसमें उनका मेन स्टैंड क्या है? वो किस ग्राउंड पे वो बेल मांग रहे थे, जिसमें से 5 को मिल गई। आप 2 को नहीं मिली, लेकिन 5 को मिल भी गई है। तो किस ग्राउंड पे मिली है? कि ट्रायल में देरी हो रही है। ट्रायल जल्दी कराना किसका काम है? कोई मुलजिम ये नहीं चाहेगा कि जल्दी ट्रायल हो और उसको जल्दी से सजा हो जाए। ट्रायल जल्दी कराना प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन दिल्ली पुलिस है, इस केस के अंदर है। तो ऐसा क्या कारण है कि 5 साल 6 साल हो जाने के बाद भी जो है वो अब तक आगे नहीं बढ़ पाए? जबकि भारत सरकार ने जब ये 3 नए कानून लाए, जो कि पिछले कानून के डिट्टो से नंबरिंग बदल दी गई, उन नए कानून लाने के पीछे क्या कारण था? कि भारतीय न्याय संहिता, वो आईपीसी को न्याय संहिता बना दिया गया, बीएनएसएस है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ये बना दिया गया, और ये कहा था कि ये नए कानून बनने के बाद से जो मुकदमों की निस्तारण में या उसकी है तेजी आएगी। लेकिन 2023 में कानून आ चुका है, आज 1.5 साल हो गए। तो जब हम खुद मौका दे रहे हैं, जो हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं वो खुद मौका दे रहे हैं मुलजिम को, क्योंकि जब आप जेल में हो तो आपका हर दिन एक दिन जेल में एडिशनल दिन बिताना एक नया ग्राउंड बनाता है। सिर्फ इस ग्राउंड पे भी बेल के लिए आप दोबारा जा सकते हैं। यहाँ तो खैर सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे चली गई, जबकि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट को बेल देना या नहीं देना ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन साथ साथ एक नया ट्रेंड आ गया है कि कोर्ट ने कह दिया कि आगे 1 साल तक बेल आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। बेल लेना या बेल के लिए अप्लाई करना, क्योंकि जो नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शंस है। ये रोज आप अखबार पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ट्रायल कोर्टों को बेल देने में देरी नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से ट्रायल कोर्ट अब इस डर से वजह से बेल नहीं देती कि हम पे एलिगेशन लग जाएगा कि जी पैसे ले लिया या और तरह तरह के एलिगेशन है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, तो हमें
इन ग्राउंड्स को खत्म करना चाहिए, जिन ग्राउंड्स पे अगर ये 2 साल के अंदर इसके कारण से ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है। हिम्मत नहीं, ग्राउंड मिलता है कि आज 5 साल से किसी को आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं रख सकते जेल में, है ना। तो आज अगर 5 साल से कोई जेल में है तो ऐसा क्या कारण है कि 5 साल के अंदर जो है हम उस मुकदमे को उसके फाइनल रिजल्ट तक नहीं ले जा पाए। क्योंकि पहले ट्रायल खत्म होगा, ट्रायल के बाद फिर अपील आएगी, अपील के बाद जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ऐसे तो एंडलेस प्रोसेस हो जाए। क्या किसी आदमी को 20 साल जेल में रखा जा सकता है, 10 साल रखा जा सकता है? तो हमें है कि एक्सेप्शनल केसेस तो हमने देखे ही ना। मैं आज का विषय एग्जैक्टली ये नहीं है, मैं इस पर चर्चा पे वापस लौटूं। मैं जरा पब्लिक के पास जाती हूँ। जो लोग इस तरह की बातें करें देश के खिलाफ, उनके लिए लोग क्या सोचते हैं? मैम देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे माता पिता या फिर ये समझ लीजिए कि जो भी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं शिक्षा के लिए, अब उन लोगों के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ जाता है राजनीति की। मोदी के गाली दो, कांग्रेस को गाली दो, सपा को गाली दो, बस क्या मतलब है तुम्हें? अगर तुम्हें राजनीति में उतरना है तो अपफ्रंट जो है यूनिवर्सिटी को छोड़ो और डायरेक्टली उतरो कि जो होगा देखा जाएगा। अब उन जाते हैं शिक्षा लेने के लिए या मोदी को, अमित शाह को, राजीव गांधी को, अखिलेश यादव को गाली देने के लिए? क्या मतलब है उनको? हमें समझ में नहीं आता इन नौजवानों को कहाँ, हमें जो सीधा सा है कि इनको कहीं ना कहीं भड़काया जाता है। जेएनयू में ही क्यों ऐसा? कौन भड़काता है? अरे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर छूट देता होगा मैम। यही बीएचयू में किसी की हिम्मत हो करके दिखाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हम कहते हैं अगर मुसलमान की भी खिलाफ करके दिखाएंगे ना तो वहाँ तो जो खत्म कर दिया जाएगा। वहाँ पे होता क्या है, इन लोगों को सह दी जाती है, करो जो होगा समझ लिया जाएगा। जितने भी लड़के वहाँ पे जो है अगर ऐसा दंगा करने की या फिर ऐसा उनकी जबान से इनसे निकला गया था, उनको जो है आउट कर दो यूनिवर्सिटी से। हिम्मत नहीं पड़ेगी, एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि 20 लोगों ने किया और 20 लोगों को यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। लेकिन नहीं, अब उनको क्या किया जाएगा? चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अरे बच्चा होता है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 18 साल के बाद हमारी सरकार भी कहती है कोई बच्चा नहीं है उसको जो है सजा दिया जाएगा। और ये 20-20 साल, 30-30 साल के बच्चों में घोषित कर दिया जाएगा। ये मानसिकता वाले ये जिहादी हैं जो हमारे देश को जो है ऊपर लेके नहीं जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, हमारी जनता को सोचना चाहिए, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, शिक्षा मंत्री को, इनको सोचना चाहिए। ऐसी मानसिकता वालों को खत्म कर दो, अदरवाइज देश का विकास नहीं होगा। ये आप क्या सोचते हैं इसमें? क्या मैम, ये हमें सबसे ये लगता है कि जो नारा लगाता है, नारा लगाने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए कि अगर हम देश के प्रति, कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अपने बाप को गाली दे देगा, अपनी माँ को गाली देगा भी सड़क पे, अपनी बहन को गाली देगा कोई? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति मतलब यह है कि हम देश में मतलब बम फोड़ दें, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी? हम अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं? प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और कानून मंत्री को ये सख्त ये कानून लाना पड़ेगा कि अगर हमारे देश में चाहे किसी के खिलाफ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या आम जनता के खिलाफ हो, अगर कोई ऐसी अपशब्द बोलता है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो ताकि वो 100 पुश्तों तक याद रखे। ऐसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जी जरूरत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं, गलत जो कर रहा है उसके साथ गलत होना, सही होना देश के चाहिए। खिलाफ जो बातें करे, जो देश को बांटने की बातें करे, उनके खिलाफ क्या सोचती है पब्लिक? ये तो सही नहीं है, बहुत गलत है। बहुत गलत है। हाँ जी, देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 32 फ्रीडम की बात करता है, लेकिन एब्सोलूट फ्रीडम तो कुछ होती नहीं है। क्रिटिसिज्म की भी एक सीमा होती है, अपनी नाक वहाँ तक बढ़ाओ जहाँ दूसरे की नाक से नाक न टकराए। सबसे बड़ी बात ये कि जो इस तरीके की बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो इनके एडमिशन कैंसिल करने चाहिए। पहली बात, आप पढ़ना आए हो, राजनीति करने नहीं आए हैं। अगर आपको राजनीति करनी है, आप पार्टी आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो अपनी पॉलिटिक्स होती है ना, वो गलत है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि इनकी चर्चा ना होनी चाहिए। एक तरीके से ये फेम पाने का भी एक तरीका है कि आप जैसे उनकी चर्चा कर रहे हो, तो एक तरीके से उनकी ये भी एक जीत है। हमें सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँ। तवज्जो नहीं, बात नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों पर। बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फ्रेम मिल जाता है। एक भैया ने जैसे बोला, बिल्कुल ठीक बोला। और ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते हैं, ये और पढ़ने वाले छात्रों का माइंड वॉश करने जाते हैं। इन लोगों के पास और कोई काम तो होता नहीं है। देश के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो। जब वो देश के बारे में बोल रहा है तो वो कहीं से बच्चा रह ही नहीं जाता है। वो खुद के लिए तो खराब करता है, देश के लिए भी खराब करता है। जो आने वाली पीढ़ी है, जहाँ वो कुछ सीखने जा रहे हैं, उनको भी खराब कर देता है। तो इनको सजा मिलनी ही चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। जो इस तरह की बात करे उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सेकंड, मुझे बिल्कुल ठीक बोला है। मैं तो दिल्ली पुलिस से और खासकर अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि पहले बीसी को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद जो लोग इस घटना में पाए जाते हैं,
अब नहीं सहेंगे सर, भूल जाओ। अब हमारा जो ये हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता है, इसमें कोई तुली दिखाएगा ना, इसको कोई बदनाम करेगा, अब हम नहीं सहेंगे। सरकार काम करे ना करे, सरकार क्या करेगी, लेकिन देश की जनता को अब अपने इस देश के गुलदस्ते को बचाने के लिए हमें अपने सरकारों को, सिस्टम को भी जगाना होगा। बीसी को सस्पेंड किया जाए, चांसलर को सस्पेंड किया जाए, और इन बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए वीडियो के हिसाब से। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सही कह रहे हैं। अब ये तो सरकार का काम है, कानून अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन ये वही लोग हैं जो जेएनयू में नारा लगा रहे थे, कितने हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे। तो उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने जो कठोर तरीके से काम किया, और कल जिस तरीके से जेएनयू के अंदर जो नारे लगाए गए हैं, वो निश्चित तौर पे उसकी कितनी भर्त्सना की जाए कम है, और सरकार निश्चित तौर पे इस पर काम करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन पूजा जी, न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभी तमाम लोग ये कह रहे थे कि उनकी जमानत की बात कर रहे थे, न्यायालय ने यह कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसी आधार पे उन दोनों के बेल को रिजेक्ट किया गया है। और निश्चित तौर पे जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए एक लकीर खींची गई है। आगे निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी दंगा, ये सवाल भी तो पूछ रहे हैं कि कार्रवाई में तेजी होनी चाहिए, फैसला जल्दी आए, उसके लिए पूरा प्रोसेस तेजी से होना चाहिए। अपराधियों के तो हौसले बुलंद होते हैं ना, जब उनको दिखता है कि उनके पास वक्त है, उनके पास इतने अधिकार हैं। इतने बड़े बड़े आपराधिक ग्राउंड पर भी लोग बेल लेकर आराम से बाहर घूम रहे होते हैं। लेकिन देखिए पूजा जी, कानून का सिस्टम 75-76 साल हो गए देश की आजादी के, और हमारी सरकार विगत 11.5 सालों से हमारी सरकार है। बदलाव की बात नहीं, भी मैं तो वही आप ही कर बदलाव रहे की हैं बात कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के, आज हम नोएडा में खड़े, आपने देखा हो कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से कई ऐसे मिसाल हमारी सरकार ने जारी खड़ा किया है कि कई लोगों को 1 साल के अंदर, उनको दंगा पीड़ितों को, चाहे वो बलात्कारी हो, कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है, और वो सलाखों के पीछे है। और हमारी सरकार काम करे, निश्चित तौर पे फास्ट ट्रैक के माध्यम से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हो भी रही है। पूजा जी देखिए, स्टूडेंट अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो वो अपने जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर उनको साफ पानी नहीं मिलता है, स्टूडेंट की फैसिलिटी चाहिए, मतलब अच्छे हॉस्टल नहीं है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है। मैं अपना एक वेबसाइट है फैशन गेज, उस पर ये जेएनयू इलेक्शन से पहले, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से पहले एबीवीपी के स्टूडेंट का, मैंने जो कैंडिडेट थे उनका पॉडकास्ट किया था। उन्होंने बताया था कि हमारे जेएनयू में ये प्रॉब्लम है, बेसिक समस्या, पानी की समस्या है, हॉस्टल की समस्या है, लड़कियों के लिए टॉयलेट जो है बहुत गंदा रहता है। लेकिन आप देखो, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं कन्हैया कुमार, कब का उसने नारा, भारत विरोधी नारा लगाया था, और आज का ये जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने, स्टूडेंट है, बच्चे तो नहीं कहूंगा, स्टूडेंट जिन्होंने नारा लगाया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही जेएनयू है। आप इनके एक्टिविज्म पे केवल जाओगे, ये क्या पैलेस्टाइन का नारा लगाएंगे? क्या यही जो बैठे पड़े हैं, बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है, एक भी शब्द इनके मुंह से निकला? नहीं निकला। तो ये मैं बार बार जो कह रहा हूं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत इन जेएनयू के स्टूडेंटों को अर्बन नक्सल्स पोषित करते हैं, और जनता ने भी आपको कह दिया कि ये वहां पे सोची समझी साजिश के साथ इनको किया जा रहा है। अगर ये स्टूडेंट है तो अपने यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उसकी आवाज बुलंद करे ना। कांग्रेस पार्टी जो भी जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाता है, शैला रशीद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी का पोस्टर बॉय बन के रह गया, पहले लेफ्ट पार्टी से टिकट पे हारा, फिर कांग्रेस पार्टी का पोस्टर बॉय बन के रह गया। राहुल गांधी जी के वो साथ चल के वो भारत यात्रा किया था। आप देख लीजिए कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मेंबर होंगे तो वो कांग्रेस पार्टी का बाद में नेता बन जाएगा। ये प्रश्रय दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और साथ ही साथ माननीय न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। ये अभिव्यक्ति की आजादी हम कभी कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? लेकिन आप सभी को तो ये नहीं कह सकते ना सर्वेश जी, सिर्फ जेएनयू से ऐसे ही लोग तो नहीं निकलते ना, ये तो नहीं कह सकते। ये इन्होंने मान लिया है पूजा आप जी। उन विचारधारा के लोगों को कह सकते हैं, लेकिन सबको तो नहीं कह सकते ना। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, जो बाहर से गुंडे एबीवी के गए थे, नकाब पोश बनकर वीसी साहब ने एफआईआर करके सलाखों के पीछे गए हो, तो हमें बता दिए दिल्ली पुलिस ने भेजा हो। नहीं भेजा ना, नहीं तो मेरे यहाँ भाई साहब बोल रहे तो, अरे मैं बोल लूं, आपको बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी परेशानी पे है। अभी आखिर उस केस में क्या हो रहा है? तो बेल तो उस केस में ये हो रहा है, हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है सबको। एक सवाल पूछ रही हूँ,
आपने कोर्ट की बात गिना दी, आपने बीजेपी के नेता की बात गिना दी, नहीं है वो बीके है ना? गुंडागर्दी नहीं कर रहे नहीं हैं मैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं रेप, मैं आपको सर सुनिए, मैं क्या न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है ना, फिर न्यायिक प्रणाली पर भरोसा, कैसे डर लग रहा है इनको? क्या आपने पूछा? पूछिए। तोड़ने वाले मैं लोग पूछूं न्यायिक प्रणाली पर तो भरोसा है ना, आपको तो है ना न्यायिक प्रणाली पर भरोसा? देखो हम तो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। जेएनयू में नारेबाजी पर कुछ क्यों नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ खुले आप उस नारेबाजी पर मैं तो खुले क्या बोला? मैं तो खुले तौर क्या पे बोला? जेएनयू के अंदर जो हुआ, जो नारे लगे लगने नहीं चाहिए, जो लाठी डंडे लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए थे एफआईआर को जेल होनी चाहिए। मैं तो सबके बारे में जेएनयू बात कर रहा हूँ। वही सही है। यहाँ पे एक सेकंड, हाजी नाजिम भी आ गए। हाजी नाजिम, ये जेएनयू में किस तरह की नारेबाजी शुरू हो गई है? हाँ पूजा फिर जी, से? हाँ पूजा जी, ये लव कुछ ना कहें तो अच्छा है, अब चुप ही रहें तो अच्छा है। क्या बात है? हाँ देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जिस तरीके से जेएनयू के अंदर अभी कहा कि ये नारे लग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत लग रहे हैं। देश विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं है हाजी नाजिम तो को। फिर लब आपके खामोश कैसे हैं? फिर? हाँ देखिए, अगर आप विरोध हाँ में बोल ही रहे हैं तो हाँ देखिए, मैंने फिर विरोध, क्या कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं आप? हाँ पूजा जी, मैंने कहा विरोध करा भाई, मैंने नहीं, कहा आप ही ने कहा ना, ये भाई, लब मैंने चुप कहा- ही रहे हाँ। तो अच्छा है, ये कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ, क्या कुछ ना कहें? हाँ देखिए, जब हम लोग कहते हैं, सच्चाई पे कहते हैं तो इतना दूर क्यों खड़े होते हैं आप इन लोगों से? क्योंकि भाई हैं आपके, थोड़ा करीब आ जाइए। हाँ, पूजा जी देखिए, भारतीय अकेला ही खड़ा काफी है, कहते ये हैं भारतीय नहीं है क्या? सुन लीजिए, और देखिए कहते हैं ना कि एक, ये सब भी तो भारतीय हैं। अच्छा मुझे तो आज पता चला, मुझे आज पता चला। मैं तो ये सोच रहा था कि ये भारतीय नहीं है, ये हमेशा मुसलमान विरोधी है जो मुसलमानों की बात करते हैं। भाई हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों की बात करता, और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ, अरे कब ऐसे मुस्लिम विरोधी बात की? हाँ, अरे ये तो जनता जनार्दन तय करती नहीं, है। आप बता दीजिए ना, आप सिर्फ ऐसे बस पत्थर मारा और भाग लेते हैं। मैंने कल भी आपको बोला था, आपने कहा अत्याचार होता है, मैंने कहा अत्याचार बताइए। अब ये बताइए, क्या मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं ये लोग? हाँ पूजा जी देखिए, मैंने इसलिए तो कहा कि ये लव कुछ ना कहें तो अच्छा, नहीं, मैंने आप इसलिए लोगों तो को कहा। कुछ कहने दीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। इसीलिए कहा। और दूसरी बात एक चीज और है, देखो मैं ये कहता हूँ कि जो देश को तोड़ने की बात करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, भाई हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज उन लोगों का खुल का बहिष्कार करता है। उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है जो मेरे भारत के टुकड़े करने की बात करता है, और जो ये कहता है कि ये देश के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। जो अभी एक था ना, ये कहा गया था कि भारत को तोड़ देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये बातें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का आता हो। अब बात आती है मेरे अपने देश के, मुल्क के वजीर आजम की। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि ये देश सुरक्षित हाथों में, इसलिए कहता हूं क्योंकि वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे चीन हो। आपसे देखिए, मैं देखिए भारत 24 का खैर मकदम करता हूं, खासतौर पर पूजा जी का, जिन्होंने एक भारतीय नागरिक यानी कि हाजी नाजिम खान के दिल की बात पूछी। देखिए मेरा दिल का दर्द यह है कि जहां मेरे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता, तो हाजी नाजिम खान मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ी होती है। लेकिन जहां मुस्लिम, सुन तो लीजिए भाई, मैं अपना दर्द बयान ना करूं भाई, भाई अगर हाजी नाजिम खान अपना दर्द बयां करता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ भारत 24 पूजा जी पूछ रही है कि हाजी नाजिम को क्या दिक्कत है। तो सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भाइयों के साथ तो हम खड़े हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के साथ किसी के साथ अप्रिय घटनाएं घटती है, तो इनमें से कौन सी ऐसी महान हस्ती है जो जाके उनका पीड़ा, उनका दर्द समझ सके। भाई सुन लीजिए, कन्हैया के साथ जो घटना घटी उदयपुर के अंदर, हाजी नाजिम खान ने जाके उसके परिवार से मिला और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भाई हाजी नाजिम खान, मुस्लिम समाज आपको, सुन लीजिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ 400 चाकू गोद के मारा गया, हाजी नाजिम उसके घर गया क्या? बताइए। सुन लीजिए, देखिए। दिल्ली दंगा में, और वो ताहिर हुसैन भी बेल पे बाहर है। क्यों हाजी नाजिम बोलता है कि हम हिंदू भाइयों के साथ हैं? क्यों नहीं अंकित कुमार के घर जाके हाजी नाजिम अंसारी के परिवार से मिले? क्या ये अकबर के परिवार से मिले? क्या ये जुनैद नासिर के परिवार से मिले? नहीं मिले। अरे आप लोग जो एक चेहरा बना के बैठते हैं, उस चेहरे को बंद कर दीजिए। देश के खिलाफ जिहादी मानसिकता अपनाओ। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो सब के हिंदू लोग हैं जो मुसलमानों के घर जाते हैं संवेदना प्रकट करने के लिए। तो क्या वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है? इसका जवाब तो आप देंगे भाई। बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ कहा कि आप बताइए कितने लोग आप में सके। भाई हाजी नाजिम खान विटनेस है आपके पास में। बात हिंदू मुस्लिम की हो रही है ना, कि मेरे मुस्लिम मोबाइल में परिवार आप देख सकते हैं मैं परेशान कितने होता है। हिंदू पीड़ित परिवारों से मिला हूँ, नहीं, लेकिन पर मैं ऐसा- अगर ये क्यों नहीं मिले? नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं? तो अखलाक की फैमिली से लोग नहीं मिले क्या? कहाँ मिले? मैं तो कैसी बातें कर रहे हैं हाजी नाजिम जी? तबरेज अंसारी के नहीं मिले क्या फैमिली से लोग? हाजी नाजिम क्या है? कन्हैया कुमार जो टेलर था उसकी फैमिली से मिलने गए?
जिसको मिलने गए दिखाओ ना, मिलने गए क्या? बस एक से अपने मुस्लिम भाइयों के यहाँ चले गए, आप इनसे बहुत बड़ा पूछे, नेता हो गए। आप इनसे पूछे, मैं अपने मोबाइल में कन्हैया की फैमिली हाजी के साथ नाजिम अपना जी, दिखाता हूँ। हाजी और मैं नाजिम जी, उनके गले लगाऊं। मिलना कोई पैरामीटर नहीं है ना, या ये पहुंच गए अखलाक के पास तो क्या वो नफरती जो मानसिकता आ गई वो दूर हो जाएगी क्या? बात तो मानसिकता की होनी चाहिए ना, गलत को गलत कहिए। और कौन आपसे पूछता है कि आप अपनी देशभक्ति साबित कीजिए? कौन पूछता है? देशभक्ति पर सवाल तब पूछे जाते हैं जब आपको तकलीफ होती है ये कहने में कि ये शख्स आतंकी है। जब आपको ये परेशानी, तो तब सवाल पूछे जाते हैं हाजी नाजिम जी। हाँ पूजा जी, देखिए जो देश के आतंकी है उनको हम खुलकर कहते हैं कि आतंकी है। अब बता दीजिए, या तो आप हमें वो सर्टिफिकेट दे दीजिए कि जो भी आतंकी हो हम तुरंत जाके उसमें चिपका दें कि ये आतंकी है। भाई या तो ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी मैं कहता हूँ कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, मगर वो कमबख्त विक्टिम कार्ड नहीं है जो और लोगों के पास होता है, जब ताकि हम भी वो विक्टिम कार्ड किनके पास है विक्टिम कार्ड? भाई विक्टिम कार्ड वही तो है जो हमारी आइडेंटिटी पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि आप ये बोल दीजिए। भाई हर चीज तो हाजी नाजिम या मुस्लिम समुदाय बोलेगा। एक मिनट, तो ये भी आप अकेले हाजी नाजिम जी मुस्लिम थोड़ी हैं, ये भी तो मुस्लिम है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है, आज देश की जनता बताएगी इनको तकलीफ क्यों नहीं होती हाजी नाजिम जी? सारी तकलीफ आपको पूजा है। जी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अच्छा एक तकलीफ मिनट, अच्छा होगी, सुन तो जाओ, इंशाअल्लाह। मेरी बात तो सुन लो जरा, कोई बात नहीं। पूजा जी आज देश जानना है और मैं भी जानना चाहता हूँ कि हिंदू बहन बेटियों के 35 टुकड़े हुए, किसी हिंदू ने मुस्लिम बेटी के 2 टुकड़े किए? ये उकसावट है, 35 कर टुकड़े किए ये हिंदू उकसावट बेटी कर के, रहे हैं। किसी ना, हिंदू ने ये 2 मुस्लिम- टुकड़े ये किए मुस्लिम नहीं समाज किए? की आवाज नहीं हो कभी सकती। भी ना, ये क्या है? मुस्लिम समाज की ये आवाज नहीं हो पता नहीं ना, सकती। ये पूछ रहा हूं आपसे, ना, आप गलत किसके है, हिमायती ये हो? गलत बयान कर रहे आप हैं। किसके यानी कि हिमायती ये हो? चाहते हैं आप कि अगर किसके कोई हिमायती हो? मुस्लिम महिला अगर किसी हिंदू भाई से प्यार करती है तो ये चाहते हैं ये उससे मेरा प्यार कहना करो। नहीं है, ना, ये कहना नहीं है, मैं ये कहना भाइयों, नहीं इनकी है। बातों पर ध्यान मत देना। नहीं हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी एक सेकंड, हाजी नाजिम जी एक सेकंड। प्यार करने के लिए झूठा कलावा बांधने की जरूरत नहीं है ना हाजी नाजिम जी। प्यार करते हो तो डंके की चोट पे बताओ कि मैं हाजी नाजिम हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाजी नाजिम को राहुल क्यों बनने की जरूरत पड़ रही है? कलावा क्यों बांधने की जरूरत पड़ रही है? वो कैसा प्यार है जो झूठ की नींव पर रखा हो? किसी हिंदू ने दाढ़ी रखी, टोपी पहनी, किसी हिंदू ने अपना नाम लिखवाया अल्लाह पे? नहीं लिखवाया। मुसलमान ही कैसा काम करते हैं, कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, ये कौन जवाब देगा? ये क्रूरती हमारे समाज के अंदर है। नाजिम खान, आपको उठना होगा और कहना होगा कि हिंदू बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, जिससे हम प्यार करते हैं बहन बेटी से, उससे ज्यादा हम उससे प्यार करें। हम क्यों कलावा बांधे? किसी हिंदू ने आज तक दाढ़ी टोपी लगाकर किसी मुस्लिम से प्यार नहीं किया होगा। देखिए, आपकी चर्चा का विषय नहीं है, जल्दी से इसको wrap up बस कीजिए। 30 सेकंड। आप इन्होंने कहा कलावा, यानी कि इनको कलावे से दिक्कत है। भाई दरगाह पे या कहीं धार्मिक स्थल पर जाता है, सुन तो लीजिए, भाई धार्मिक स्थल पर जाते हैं, कलावा वहां बांधा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है, बेटी के अंदर यही तो बात कही जा रही है ना हाजी नाजिम जी, तो यही बात तो कही जा रही है, यही तो बात कही जा रही है। फिर जिहादी मानसिकता कहाँ से आ रही है बेटियों को लेकर? होते हैं टुकड़े क्या होते हैं बेटियों के? किसने मेरी करे? बहन के टुकड़े क्या किसने होते हैं? करे? मुसलमान ने किया, झूठ मुसलमान बोलता है। बच्चों ने किया। आपने सुन लीजिए, साहिल जो है जो ये कौन बात साहिल? करें, सुन लीजिए, साहिल? साहिल का मैं अगर नाम दिल्ली लूं तो पब्लिक ने बोला। वो पारसी है, उमर- पारसी है, डॉक्टर लेकिन उमर कौन साहिल है? नाम आने पर इनके डॉक्टर उमर इनके कौन है? फेफड़े डॉक्टर जागरूक साहिल हो जाते हैं और कौन है? कहते हैं कि वो डॉक्टर मुसलमान उमर कौन है? ना, डॉक्टर साहिल गलत कौन है? गलत बात डॉक्टर उमर कौन है? कि आतंकवादी पकड़ा जाए, आतंकवादी पकड़ा जाए, अपराधी पकड़ा जाए तो एक सिरे से खारिज कर देते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। अरे वो मुसलमान नहीं हो सकता और वो मुसलमान है, दोनों में कितना फर्क है? जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं ये मुसलमान नहीं हो आज सकता। के मुद्दे पर आ रहे हैं ना, आज का मुद्दा के मुद्दे पे आ रहे हैं। अगर जेएनयू में स्टूडेंट एक्टिविज्म के नाम पे देश के खिलाफ अगर बयान दिया जाता है तो आम जनता के साथ साथ हमारी जुडिशियरी न्याय व्यवस्था को भी आगे आना पड़ेगा। चलवा दिया जाए, जो उसका देश में- नामांकन जो रद्द देश कर में दिया जाए, देशद्रोही उस नारे लगाता है, देशद्रोहियों उसके का घर पे बुलडोजर उस चलना चाहिए। देशद्रोहियों हम का लोग नामांकन पूरा रद्द कर समर्थन दिया करते हैं, जाए। पूरा और समर्थन किसी भी करते हैं। यूनिवर्सिटी में लेकिन मैं ये उसको कहना एडमिशन चाहता ना हूँ, मिले। ये ऐसे लोगों को राजनीति में एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं जो देश विरोधी बात करते हैं? हाँ जी, कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं ऐसे लोगों को जो देश विरोधी बातें करते हैं एक्सेप्ट राजनीति में? राजनीतिक में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको। हाँ। राजनीतिक में थोड़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सब थोड़ी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट तो करते हैं। क्यों कर लेते हैं? उनकी मानसिकता भी वैसे ही है। वैसे ही है, सेम है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को इस तरह से बोलना गलत है कि नहीं? हाँ जी, गलत है कि नहीं? गलत तो है, बाकी इनसे पूछ लीजिए। हाँ, गलत है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है। अगर मुसलमान अगर कुछ कर रहा है तो
देखिए गलत जो करता है उसको सजा नहीं मिलता है, बस वो बातों बातों में रह जाता है। वो अभी जब जेएनयू में जब गलत हो रहा है, नारा लग रहा है, तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रहा है? सजा मिलनी चाहिए, मिलनी और चाहिए। तेजी से मिलनी चाहिए, अब बहुत जल्दी उसी के तुरंत साथ के साथ जनता की सेवा बखूबी करनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं कि जनता की सेवा इस तरीके से होनी चाहिए कि सबको पूरा समाज को हाँ, एकजुट होना एकजुट चाहिए होना सबको। चाहिए। और जितनी विचारधारा यहाँ पे जितने लोगों ने बोला, मैं किसी को जानता नहीं हूँ पर्सनली, हाँ। फिर भी एक व्यक्ति बोल रहा है कि कलावाबाद के हिंदू बेटियों को लव जिहाद करते हैं, हाँ। तो वो सरासर मेरे हिसाब से गलत है। अगर जो ऐसा करता है तो उसको ऑन द स्पॉट सजा मिलनी चाहिए, उसकी घर की गुड़की करनी चाहिए। अदरवाइज जितना भी उसका साम्राज्य है उसको तहस नहस कर देना चाहिए। जो सरकार की देश तरफ को बांटने की बात करे, जो देश विरोधी बात करे, उनके खिलाफ में आम पब्लिक की नजर में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है कि जो बात आप कर रहे हैं पूजा जी, जो लोग नारे लगाते हैं उन्होंने एक मुद्दा सेट किया हुआ है कि मुझे किस जगह से नारा लगाकर और मुझे अपनी राजनीति चमकानी है, क्योंकि जेएनयू एक ऐसा जगह बन गया है जहां पर लोग नारे लगाते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि अब देश को बांटने की बात करने लग जाएं या देश में किसी को मारने की बात करने लग जाएं। देश में बहुत सारे कॉलेज हैं, कहाँ इतनी बातें होती है जितनी बातें जेएनयू में होती है। पहला मुद्दा ये है पूजा जी, आप देखिए ना, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे जितने भी लोग हैं, ये लोग सिर्फ जेएनयू से ही क्यों नाता इनका है? पहली चीज ये मानिए ना आप, उस चीज को बंद करना होगा आपको, और इसे हाइट देने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया गलत है, और मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोपगंडा ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जहां जिस जगह से राजनीति चमकाना चाहते हो वो जेएनयू बन चुका है, उसका अड्डा बन चुका है जेएनयू। वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो युवा क्या सोचता है देश के लिए बारे में? कोई इस तरह की बातें की आप क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में? हम अच्छी के लिए सोचते हैं। देश कहाँ जाना चाहिए, मतलब क्या विचारधारा है, क्या सोच है आपकी देश को लेकर? मैम देश तो सबसे आगे चलिए ऊपर। देश को लेकर क्या सोचते हैं मेरे भाई? अरे कोई नहीं, देश से प्यार करते हो ना अभी, कहाँ जाना चाहिए अपना देश? देश मतलब बढ़िया होना चाहिए वैसे, और बहुत तरक्की करना चाहिए। अंकल जी देश के बारे में क्या सोचते हैं अपने? नहीं, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए और सबको मिलकर के देश के बारे में सोचना चाहिए। देश से हम हैं, देश से हम हैं और हमसे देश हमसे है, देश है। हमसे देश है। हाँ। और ऐसे गद्दारों को जो गलत बोलते हैं उनको इमीडिएटली बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। हाँ। क्या होना चाहिए जी? देश कहाँ जाना चाहिए? हाँ, देश के लिए बारे में क्या सोचते हैं, देश कहाँ जाना चाहिए? देखिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ, नियम कानून सही रहना चाहिए, उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहेगा तो बिजनेस भी किया जा सकता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक नहीं है तो कामकाज लोग नहीं करेंगे, पैसा सरकार तक नहीं पहुंचेगा, उसके बाद फिर सब चीजें नीचे आ जाती हैं। लेकिन वैसे आपकी अपने देश के प्रति क्या सोच है? मेरी यही सोच है कि देश में जो अभी अभी मतलब लाइन पे आए हैं नियम कानून, यूपी का 2019 से सही हुआ है और वही आगे चीजें चलती रहनी चाहिए। बाकी के जो मतलब राज्य हैं वहां पे भी मतलब ये मतलब चेंजेस हो। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अपने देश को कहाँ देखना चाहते हैं? देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं ना? हाँ हाँ देश के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं ना? हाँ जी। और आप भी देश के युवा हैं। हाँ मैं तो भी। बस यही बात का सार है कि देश के युवाओं को ये बात समझनी होगी। जी जल्दी से सर, महिलाएं भी कुछ हमारे साथ में हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं देश के बारे में? मैम अभी हिंदू मुस्लिम को लेकर के बोल रहे हैं, ये कास्ट थोड़ी ना मायने रखता है, इंसानियत मायने रखता है। उस चीज को उन पे बात करनी चाहिए। कास्ट मायने नहीं रखता है, बस यही। जाति धर्म मायने नहीं रखता, इंसानियत को जिंदा रखना बहुत ही जरूरी है और इस बात को समझ लेना चाहिए। बीजेपी वाले हमारे प्रवक्ता किधर हैं? सर फिर से आप ही के पाले में गेंद है। अगर ऐसे लोग पनप रहे हैं, अगर ऐसी मानसिकता ऐसी विचारधारा पनप रही है तो फिर कड़ी कार्रवाई करके कीजिए ना मैसेज कन्वे, और सबके लिए समान कार्रवाई हो, वो चाहे किसी भी पार्टी से आता हो। देखिए पूर्ववर्ती की जो सरकारें रही हैं और सरकारों के दौरान जिस तरीके से जेएनयू से लेकर तमाम ऐसे कई यूनिवर्सिटी रहे हैं, जिस तरीके से ये दंगे भड़काने वाले जो नारे लगते रहे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन तमाम ऐसे दंगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और निश्चित तौर पे पूजा जी आपको मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ भारत 24 के माध्यम से कि जो भी इस तरह के विद्यार्थी अगर इस दंगे के इस तरह के नारे में शामिल होंगे तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हमारा निवेदन है कि आप पढ़ने हैं, पढ़ाई करिए, चलवा दो, निश्चित चलेगा। जो भी ऐसे दंगे करेंगे उनके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा और सलाखों के पीछे भी होंगे। जिस तरीके से 2 का कल जमानत नहीं हुआ है और हमें ये कोर्ट पे विश्वास है कि आगे भी इनके जमानत नहीं होंगे। नहीं जमानत ये तो दिल्ली पुलिस ने रुकवा है ना, न्यायालय ने दिया है, न्यायालय ने दिया है। अरे हमने तो नहीं, हम तो स्वागत करते हैं।
रहे हैं, निशान कहाँ लगवा रहे हैं, निशान कहाँ लगा रहे हैं? अब पैरवी किसने की थी? तो ये तो उसी यहाँ पे बात कर रहे हैं, पैरवी कौन कर रहा था वहाँ पर? पूछा जी, अभी इन्होंने क्या कहा? कोर्ट में किसने की पैरवी? जमानत रुकवा दे। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता, तो हम तो कांग्रेस यही के समझे कि वरिष्ठ इन्होंने अधिवक्ता रुकवाई है। उसकी बेल के लिए अपने खड़े हुए हैं, लेकिन न्यायालय ने ये नहीं देखा कौन खड़ा हुआ है। न्यायालय से ये देखा है कि ट्रायल प्रॉपर हो। न्यायालय के लिए कोई वकील मायने थोड़ी रखते हैं कि कौन वकील खड़ा हुआ है। न्यायालय के लिए मायने रखता है सबूत देख के नहीं, मगर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि माने जाने जाते हैं, उनके पास सबूत नहीं है। क्यों सबूत नहीं है? क्योंकि वो गुनहगार है ना। और सबूत होते तो बेल मिल गई होती। कांग्रेस, समूची कांग्रेस वही खड़ी हुई है। सबूतों की बात नहीं हो रही है यहाँ, सबूतों की ट्रायल की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिन 5 की जमानत हो गई है, सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। बेल के समय में सबूत और ये नहीं देखे जाते। कंफ्यूजन है क्योंकि ग्राउंड ही अलग था ना। बेल के लिए जो अप्लाई किया गया वो ग्राउंड ही अलग। पहली बात है कि अभी हम जो हमारी चर्चा का है जेएनयू के पीछे है, उन लोगों को बेल मिल रही है नहीं मिलेगी, वो दिल्ली दंगों के बारे में, और दूसरा है अभी आज का जो है वो है जेएनयू है। आज से कुछ साल पहले भी जेएनयू में इसी तरह के हुए थे, जिसमें कन्हैया कुमार और इन लोगों पे एलिगेशन लगा था। तो जब तक सरकार और पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होगा, अगर कोई गलत लोग जेएनयू बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, देश की निर्मला हमारी वित्त मंत्री से लेके बड़े बड़े जो है नेतागण जो हैं वो जेएनयू से, जयशंकर जी भी जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो इन लोगों की है। जेएनयू में कमी नहीं है। अगर वहाँ स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ स्टूडेंट्स या आउटसाइडर्स जाते हैं तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके, अभी जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ था, जो जेएनयू कांड जिसमें बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सारी बात हो रही थी, उनमें आज तक भी सज़ा नहीं हो पाई है। तो सरकार अपना इकबाल बुलंद करे, अपनी इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार तेज करे और दोषियों को जल्द से जल्द जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचाए, ताकि फ्यूचर के लिए, सर एक सेकंड, ताकि फ्यूचर में इस तरह का, हमारे यहाँ हर बार होता है दोबारा नहीं होगा। अब इंडिगो हो गया जी, अब दोबारा नहीं होगा, जब दोबारा हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। तो ये बार बार इसी तरह होते रहेंगे जब तक हम इसको टाइम बाउंड मैनर में 6 महीने में, 1 साल में, आज वो BNSS और IPC ये सब बदलने का क्या रहा? जब 6-6 महीने, 8-8 महीने और 5-5 साल तक कुछ होना नहीं है, तो हमें इसको रफ्तार होना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह का काम है उसको पता हो कि मैं 6 महीने के अंदर आर पार हो जाऊंगा, या तो बरी हो जाऊंगा या सजा हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, जेएनयू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जेएनयू में जो नारे लगे, वो तस्वीर किसने वायरल करी? जिसने तस्वीर वायरल करी होगी ना, पक्का उन लोगों के बीच का नहीं होगा। तो जेएनयू में मिक्स क्राउड है, वहाँ हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं, बंच होगा जिन्होंने ये नारे लगाए, कुछ लोगों ने पीछे से रिकॉर्ड करके इसको वायरल किया कि देखो भाई यहाँ क्या हो रहा है। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती होंगी, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं आती है? तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि जेएनयू ही गलत है, सब कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे कुछ सही भी हो रहा है। जो गलत है उसको कंट्रोल करने के लिए अब वीसी को ये जिम्मा लेना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो लिप्त होते हैं उनको सस्पेंड करें, जेल और वो सब बात की बात है। वो इतना भी काफी है कि आप अगर वहाँ सस्पेंड हो जाते हैं ना, स्टूडेंट्स हैं वो, रस्टिकेट करे, सस्पेंड करे, एग्जांपल सेट करना होगा। एग्जांपल सेट करे तो लोग देश विरोधी बातें यूनिवर्सिटीज में क्या कहीं पर भी नहीं, कहीं नहीं होने चाहिए। और यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल अपना उनका इंटरनल कानून है। बिल्कुल। पूजा जी, हमें पता है पाकिस्तान दुश्मन हमारा है। हमें पता है कि आज जो नया बांग्लादेश है वो दुश्मन हमारा है। जो अंदर सपोले छुपे हुए हैं उनको भी तलाशना होगा हमारे को। अब चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे हम जनता के माध्यम से, अब जो सपोले हैं, चाहे जेएनयू में सपोले बैठे हों, चाहे और कोई बैठे हों, अब हमें उनको ढूंढना होगा, ढूंढ कर सरकार के खिलाफ उसको देना होगा। हम अब नहीं सहेंगे, अब ढूंढना होगा और सरकार को जगाना होगा। हाँ पूजा जी, देखिए मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए जेएनयू जो है बहुत अच्छी तालीमी इदारा है। हर यूनिवर्सिटी अच्छी है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी बुरी है? हाँ, अब वही की हरकतें बुरी हैं, जहाँ पर जो गलत होगा वहाँ की वो हरकतें बुरी। सुन तो लीजिए, मैं देखिए मैं वही आना चाहता हूँ। देखिए मैंने जेएनयू के कहा, जेएनयू बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो कुछ लोग हैं जो जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की, उसी तरीके से जिस तरीके बदनाम करने की, या ये तो सोच ही ऐसी है ना, ये बदनाम करने वाली क्या, तो मानसिकता ऐसी हुई ना सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की बात थोड़ी थी खाली। हाँ, सुन तो लीजिए, वही कहना चाहता हूँ, अल-फलाह को भी इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी गई। वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने देश के अंदर नफरत फैलाई। फर्क है, नहीं फर्क है, नहीं हाजिर बगैर सबूतों के बात कर रहे हैं आप, बगैर सबूत। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं जो बाहर निकल के इस तरीके की हरकत करते हैं। और यूनिवर्सिटी के प्रमुख
कौन है अल्फला यूनिवर्सिटी में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रमुख के साथ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बताइए जरा। देखिए मैंने कहा यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो कार्य करने वाले लोग अब हाजी नाजिम जी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे। देखिए हमारे एक पब्लिक में से अंकल ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि ये देश हमसे है और हम इस देश से हैं, और अगर हम अपने देश के बारे में ऐसे नेगेटिव ख्यालात रखेंगे तो आप सोचिए जो अपने देश का सगा ना हुआ वो किसका सगा हो पाएगा। जिस दिन ये बात हर भारतीय नागरिक समझ जाएगा उस दिन ये मानकर चल लीजिए कि ऐसी मानसिकता वाले लोग इस देश में पैदा नहीं होंगे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।